अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मोमिनपुरा भाईगाड़ा मुंबई। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वजह भी यह है कि बेटा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। आज का जो विषय है बेटा मराठी संयुक्त है, जो इयत्ता 10वीं के लिए है। लेसन का नाम है मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट। ये इसका सेकेंड पार्ट है। इसके पहला जो है हिस्सा जो है मतलब आधा लेसन जो है इसके पहले वाले वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, उसका बचा हुआ हिस्सा है। लेखक है दत्ता नायक 1954। बेटा यहाँ पे उनकी तस्वीर भी बताई गई है। पहले वीडियो में इनके बारे में तारुफ कराया गया है। ओके, अभी सरसरी तौर पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या देखा हुआ है। तो ये जो बेटा लेसन है ये एक प्रवास वर्णन है। प्रवास वर्णन मतलब सफ़रनामा जिसको बोला जाता है। तो इस सफ़रनामे में मॉरिशस इस जजीरे के बारे में बताया गया है, इसको बयान किया गया है। तो मॉरिशस जजीरे की खासियत क्या बताई गई कि इसकी कुदरती खूबसूरती जो है, यहाँ के घर जो है, वास्तुशिल्प मतलब यहाँ की फ़न तामीर जो है, तो इसकी कुछ खास बातें बताई गई है। फिर उसी के साथ में ये भी बताया गया है कि यहाँ के लोग जो है कितने मेहनती है, मेहनत को कितनी अहमियत देते हैं, उसके बारे में भी बयान किया गया है। एक्चुअली लेसन की शुरुआत जो है यहाँ से होती है बेटा। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। तो इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो मॉरिशस है इसको साखर बेट ऐसे बोला गया है। उसकी वजह भी बेटा बताया गया है कि मॉरिशस में गन्ने की खेती ज़्यादा पैमाने पे होती है और गन्ने से शक्कर बनती है, तो इसीलिए इसको शक्कर का जजीरा ऐसे बोला जाता है। अभी ये शक्कर का जजीरा मॉरिशस कैसे तैयार हुआ इसके बारे में बताया गया है कि हज़ारों साल पहले जो महासागर है मतलब बहरे हिंद है, भारतीय महासागर जिसको बोला जाता है, तो बहरे हिंद के अंदरूनी हिस्से में गर्भात बहुत बड़ा धमाका हुआ। मतलब भूकंप आया, मतलब जलजला हुआ, इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाके की वजह से ये जो जजीरा है वो पानी के ऊपर तैरने लगा। करीबन बताया गया है कि 500 साल पहले तक के लोग इस बात से अनजान थे कि ऐसे भी कोई जजीरा है। ओके, और इसके बारे में कब पता चला, मतलब 16वीं सदी के बाद में। वो भी किसकी वजह से, तो पोर्तुगीज़ नाविक मतलब बेटा यहाँ पे दरियावर्दी बोल सकते हैं, मल्ला नाव चलाने वाला जिसको बोला जाता है, तो जिसका नाम है वास्को द गामा। हिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़े हो कि ये हमेशा अपने गिरोह के साथ में नए मुल्क के तलाश में सागर के रास्ते से, समंदर के रास्ते से निकल जाता था। तो वैसे अपने भारत के सरजमीन की तलाश में वो अपने पुर्तगाल से निकला था। और जब वो निकला तो जो अफ्रीका खंड है, मतलब अफ्रीका जो बर्रे आज़म है, तो उसको उसने टर्न किया और आगे ईशान्य की ओर वो मुड़ा और वहाँ से वो अपने भारत के सरजमीन पे आ गया। तो इस तरह से तो जब वो अपना सफ़र कर रहा था तब उसको वो जजीरा दिखा, लेकिन उस वक्त वो उस जजीरे पे नहीं रुका। तो फिर जब बताया गया है कि जब ये लोग गोवा की तरफ निकलते थे, गोवा में आने के लिए निकलते थे, तो इस जजीरे के ऊपर रुकते थे। तो सबसे पहले बताया गया है कि 1638 में डच लोग यहाँ पे आ गए। तो डच लोग में से बेटा उनका एक राजकुमार था, जिसका राजकुमार मतलब शहज़ादा था, जिसका नाम था मॉरिस द नासाउ। तो इसके नाम से इस जजीरे का नाम जो है वो मॉरिशस रखा गया। फिर डच के बाद में फ्रेंच लोग आ गए। ओके, तो डच को हटा के फ्रेंच ने क्या किया, इस जजीरे के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया। ओके, फिर कब्ज़ा जमाने के बाद में फ्रेंच ने भी यहाँ पे गन्ने की पैदावार की, गन्ने की खेती की और गन्ने की मतलब शक्कर के कारखाने शुरू किए। ओके, फिर उसके बाद में बताया गया है कि यहाँ पे फिर ब्रिटिश लोग आ गए, मतलब अंग्रेज़ लोग, इंग्लैंड के लोग। तो ब्रिटिशों ने मतलब फ्रांस को हटा दिया। 1810 में फ्रांस के ऊपर फतेह हासिल की और ये मॉरिशस जो जजीरा है वो अपने कब्ज़े में ले लिया। तो इस तरह से बेटा ये शुरुआत का हिस्सा बताया गया है। तो ये पोर्ट लुई जो है वो मॉरिशस की राजधानी है।
और उसमें कुली घाट नाम का एक इलाका है जहाँ पे अपने भारतीय लोग उतरे, कलकत्ता से, मद्रास से, मुंबई से लोग जो वहाँ पे गए थे, तो वो कुली घाट इस इलाके में इस बंदरगाह पे उतरे थे। तो उसमें से अपने वतन, अपने भारत कोई भी नहीं लौटा। तो वो सब लोग जो भी भारत से मॉरिशस में गए थे बेटा, तो उस वक्त वो लोग वहीं पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई या अपने घर वहीं पे बना दिए, मतलब हमेशा के लिए वो वहीं पे रहने लगे। तो फिर नेक्स्ट बताया गया कि वहाँ पे जाने के बाद में ये लोगों ने अपने खून पसीने से, देखो रक्ताने यानी घामाने, खून पसीने से क्या किए, गन्ने की जो खेती थी, गन्ने की जो बाग थी वो तैयार की। शिंपले, शिंपले मतलब जैसे उसकी काश्तकारी की या उस पर मेहनत की। तो वो लोग यहाँ से जाने के बाद में उनकी जो भी घर थे, मतलब हिंदुस्तान में उनकी जो भी रिश्तेदारी थी, नाती गोती, वो यहीं पे रह गई। मतलब कोई कोकन से गया, कोई यूपी बिहार से गया, कोई बंगाल से गया, तो उनके घर, उनकी रिश्तेदारी पूरी हिंदुस्तान में ही रह गई। तो यहाँ से जाने के बाद में वो अपना सरनेम, सरनेम मतलब बेटा आडनाव जिसको बोला जाता है, मतलब नाम भी भूल गए। वहाँ पे जाने के बाद में वो लोगों ने नए नाम जो है वो इख्तियार किए, नए नाम अपनाए। और इस तरह से बेटा ये मॉरिशस जो है एक संस्कृति सा मेल्टिंग पॉट झाला। मतलब अलग अलग तहजीब के लोग यहाँ पे आए थे, अफ्रीका से थे, फ्रांस से थे लोग, इंग्लैंड के थे, अपने हिंदुस्तान के थे। तो अलग अलग 8 दिशाओं में से लोग यहाँ पे आए थे। तो एक तरह से अलग अलग तहजीब मिला के एक मिली जुली तहजीब यहाँ पे बन गई। तो इसके लिए इसको मेल्टिंग पॉट ऐसे बोला गया है। और एक चित्र विचित्र मोज़ाइक तैयार झाला, मतलब एक अलग ही डिज़ाइन, एक अलग ही तहजीब यहाँ पे तैयार हो गई। नेक्स्ट बताया गया है कि 12 मार्च 1968, मतलब 12 मार्च 1968 में ये मॉरिशस को आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिलने के बाद में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना जो परचम है वो परचम तैयार किया। परचम निवडला, निवडला मतलब चुना। तो उनका जो परचम है वो चौरंगी, चौरंगी मतलब 4 रंगों में है, जिसमें बेटा नीला, पिवळा, हिरवा, लाल ऐसे रंग है बेटा, लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा। इसके बारे में मैंने आपको तस्वीर भी बताई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना परचम चुन लिया। फिर बताया गया है कि यहाँ पे मतलब कुछ समय के बाद में जो अपने भारत के नस्ल से जो लोग वहाँ पे गए थे, उसमें से ही एक जो है मॉरिशस का राष्ट्राध्यक्ष बना, मतलब सदर बना। जो प्रमुख इंसान बोला जाता है ना बेटा, मुल्क का प्रमुख जिसको बोला जाता है, तो वैसे वो राष्ट्राध्यक्ष बने। तो यहाँ पे हिस्ट्री की एक जो परिक्रमा है, मतलब हिस्ट्री का एक जो दौर है वो पूरा हुआ ऐसे बताया गया है। अभी मॉरिशस में 52% लोग जो है अपने भारतीय नस्ल के हैं, और बाकी 48% लोग जो है फ्रैंको मॉरिशन, एफ्रो मॉरिशन, एंग्लो मॉरिशन। फ्रैंको मॉरिशन मतलब जो फ्रांस से आए हैं, एफ्रो मॉरिशन मतलब जो अफ्रीका से आए हैं, और एंग्लो मॉरिशन मतलब जो इंग्लैंड से आए हुए। तो ऐसे जो 48% लोग जो थे ये दूसरे मुल्क से थे, और 52% लोग जो है अपने हिंदुस्तानी थे। तो हिंदुस्तान से वो जब यहाँ से चले गए, लेकिन वो लोग अपनी हिंदुस्तानी ज़ुबान जो है वो उनके हमेशा कायम रही। और एक बात बताई गई है की भारतातून होड्यात बसून मॉरिशसमध्ये गेली ती भारतातील केळी। मतलब भारत में से ये लोग, हिंदुस्तान में से जो लोग मॉरिशस में गए, तो वो अपने साथ में भारत से केले का जो पौधा रहता है बेटा वो लेके गए। और उसी वजह से भारतीय, मतलब मॉरिशस में रहने वाले भारतीय लोगों के घरों के सामने केले का दरख्त रहता है। ओके, तो वो केले की वजह से ये लोगों की जो भारतीयत्व है, मतलब भारतीय ये उनकी जो पहचान है वो दिखाई देती है। बेटा यहाँ से ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। इससे पहले वाला जो वीडियो है ये भारतीयत्व देत असते, यहाँ तक हम लोग ख़त्म किए थे। अब सेकंड पार्ट देखो। मॉरिशसला पोचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती। मतलब जब मैं मॉरिशस पहुँचा, मतलब मुसन्निफ़ मॉरिशस पहुँचे, वो यहाँ पे ओरिजिनली सफ़रनामे की शुरुआत हुई है कि वो बोल रहे कि जब मॉरिशस में पहुँचा तब पहाट मतलब जैसे सुबह सादिक हो रही थी, मतलब सुबह हो रही थी। आभाळाच्या घुमटाखाली
आभाड़, आभाड़ मतलब आसमान, आकाश ऐसे बोला जाता है। और घुम्मट, घुम्मट मतलब जैसे आधा गोल, अर्ध गोल ऐसे उसको बोला जाता है कि बेटा अगर हम लोग ज़मीन पे ऐसे खड़े हैं और हम लोग आसमान की तरफ देखेंगे तो अपने को ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो गेंद की तरह है, गोल ऐसे दिखाई देता है अपने को। तो वैसे घुमटा खाली मतलब आसमान के नीचे। ओके, जो पक्ष्यांची, पक्ष्यांची मतलब परिंदों की। और काकड़ आरती, काकड़ आरती मतलब बेटा जैसे काकड़ आरती किसको बोला जाता है कि मंदिरों में जो सुबह सुबह जो आरती की जाती है तो उसको काकड़ आरती बोला जाता है। तो यहाँ पे काकड़ आरती का मतलब बेटा परिंदों का चहचहाना, मतलब ये खुले आसमान के नीचे ये जो परिंदे हैं सुबह सुबह चहचहा रहे, तो काकड़ आरती कर रहे मतलब चहचहा रहा है, चिल्ला रहे, चालली होती। रात्रभर जागरण करून आता आता सुस्त झोपलेल्या उसाच्या माळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। रात्रभर जागरण करून, रातभर जागरण करून मतलब जाग के, ओके। आता आता सुस्त झोपलेला, और अभी जैसे आराम कर रहा है, सो रहा है, ओके ऐसे। उसाच्या मळाच्या केसातून मतलब गन्ने की खेत है वहाँ पे, पूरी तरह से गन्ने के खेत फैले हुए हैं, और ऐसे गन्ने के बगीचों में से या उनके केसातून, केसातून मतलब बेटा केस मतलब बाल, मतलब गन्ने के खेत में से ये क्या हो रहा है कि ये जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा अपनी जो उंगलियां है बहुत ही प्यार से इस खेतों के ऊपर से, खेतों में से घुमा रही है। बोटे प्रेमाने फिरवत होता, तो हवा के बारे में बताया गया है कि रात भर हवा मतलब आराम करने के बाद में सुबह जब सरसरी तौर पे हवा बहती है तो ये गन्ने की खेतों में से ऐसे लग रहा है कि जैसे अपना हाथ फेर रही है। ओके, नेक्स्ट देखो। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चुळत नुकतीच जागी होत होती। डोंगरावरची, डोंगरावरची मतलब पहाड़ के ऊपर। अभी मॉरिशस में पहाड़ी इलाका भी है बेटा, तो वहाँ पे पहाड़ के ऊपर जो छोटे छोटे घर है तो वो घर भी क्या कर रहे हैं अभी, जैसे सुबह शादी हो चुकी है तो ये घर भी अभी ऐसे लग रहा है कि चलो उठ रहे हैं। हाँ, डोळे चोड़, डोळे चोड़ मतलब जैसे अपना हम लोग अपने नींद में से उठने के बाद में अपनी आँख मसलते हैं, तो वैसे ये घर भी नींद में से उठ रहे हैं और अपनी आँख मसल के वो तैयार हो रहे, जागी होती। कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। अभी नेक्स्ट बताया गया है कि कमळाच्या पाकळीवर, कमल, कमल मतलब बेटा जिसको लोटस बोला जाता है, कमल का फूल, ओके। और पाकड़ी, पाकड़ी मतलब उसका जो पंखुड़ी बोला जाता है, तो कमल के पंखुड़ी के ऊपर जैसे कोई भौरा, भूंगा मतलब भौरा, तो जैसे कोई भौरा एकदम अलगद आके बैठता है मतलब एकदम स्लोली आके बैठता है, तो वैसे लेखक का जो जहाज़ है वो जहाज़ मॉरिशस के सरजमीन के ऊपर, भूमिवर, भूमिवर मतलब ज़मीन के ऊपर, सरजमीन के ऊपर उतर गया। पण विमानतळ कुठे होता, लेकिन यहाँ पे हवाई अड्डा कहाँ था, हवाई अड्डा कहाँ था, सवाल पूछा गया है। चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते, मतलब चारों तरफ गन्ने के खेत ही खेत थे, गन्ने के बाग ही बाग थे, मळेच मळे होते। देखो यहाँ पे आंसर भी पिक्चर भी बताया गया है। देखो ये जो है मॉरिशस का हवाई अड्डा है, और जैसे यहाँ पे हवाई जहाज़ लैंड होता है तो ऐसे लगता है कि गन्ने के खेत में ये लैंड हो रहा है, ओके। और पूरी चारों तरफ क्या है, गन्ने की खेती है। देखो यहाँ पे आसपास में सब तरफ गन्ने की खेती है, तो ऐसे लगता है कि गन्ने की खेत में ही हवाई जहाज़ जो है उतर गया है, तो इसके बारे में बताया गया है। सॉरी, चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते, जणू आमचे विमान उसाच्या हिरवागार मळ्यातच उतरले होते। और लेखक ऐसे बोल रहे कि हमें ऐसे लगा कि हमारा जो हवाई जहाज़ है गन्ने के हरे खेत में ही उतर गया है।
1% लँड अँड 99% फन ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे। अभी देखो 1% लैंड, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि बेटा ये जैसे दुनिया के नक्शे में मॉरिशस, यहाँ पे बेटा देखो लिखा हुआ है मॉरिशस, बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है। ओके, तो ये पॉइंट के हिसाब से अगर बोला जाएगा कि पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, अभी मैंने यहाँ पे तस्वीर भी ली हूँ ना, वो आधे से आधी भी नहीं है। ओके, तो एक बहुत ही छोटा सा, दुनिया के नक्शे में एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, 1% ज़मीन है इसकी। तो उसने मतलब मॉरिशस ने अपनी एक स्लोगन मतलब अपना एक नारा तैयार किया है, किसके लिए? फॉर द टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए जो वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ना बेटा, तो उनके लिए, पर्यटकों के लिए या टूरिस्ट लोगों के लिए उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक नारा तैयार किया है। और वो नारा क्या है? 1% लैंड, मतलब ये सरजमीन जो है दुनिया में सिर्फ 1% है, उसकी ज़मीन का हिस्सा 1% है दुनिया में, लेकिन भले ही 1% है, लेकिन यहाँ पे जो फ़न है, फ़न मतलब मज़ा जो है वो 99% है। मतलब यहाँ पे जाएंगे तो टोटली आप मज़े ही मज़े करेंगे। मतलब वहाँ की कुदरती खूबसूरती इतनी अच्छी है, इतनी मतलब बेशुमार है वहाँ पे। तो वो देखने के बाद में आप लोग ये सोचेंगे ही नहीं कि ये एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा है। तो ये चीज़ बताई गई। तो यही स्लोगन जो है ये मॉरिशस ने अपने सरजमीन के लिए, जो भी वहाँ पे घूमने के लिए आते लोग, पर्यटक, मुसाफिर उसको बोल सकते हैं या टूरिस्ट लोग बोलते हैं, तो बेटा उनके लिए एक स्लोगन तैयार किया, मतलब नारा बनाया है। तिला स्मरून मॉरिशसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे। और उसको देखने के बाद में ओरिजिनली ऐसा लगता है कि मॉरिशस जो है ज़मीन पे का स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब पैराडाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जन्नत, ज़मीन पे की जन्नत है, ऐसे बताया गया है। मॉरिशस बेटावर लहानसे आणखी एक बेट आहे। अब ये मॉरिशस जजीरे पे और एक छोटा सा जजीरा है। ओके, त्याचे नाव इलो सर्फ आहे, मतलब उसका नाम इलो सर्फ है। बेटा इससे रिलेटेड मैंने गूगल पे सर्च भी की, तो इलो सर्फ ऐसे नहीं है, इले सर्फ है। तो एक छोटा सा जजीरा है, वो किस में है? मॉरिशस, ये जजीरा है उसके अंदर ही, और एक जजीरा है, तो उसके बारे में बताया गया है। आम्ही एका मोटर बोटीत बसून या बेटावर गेलो, और हम लोग, लेखक बोल रहे कि हम लोग एक मोटर बोट में बैठ के इस जजीरे के ऊपर चले गए। इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला आहे। अभी ये जो इलो सर्फ बेट है, बेट मतलब जजीरा है, तो यहाँ पे समंदर का जो एकदम साफ पानी है, नीला पानी है, वो ज़मीन के अंदर आया हुआ है, और उसी वजह से यहाँ पे एक लगून तैयार हुआ है। ओके, जैसे बैक वाटर बोला जाता है ना बेटा, तो वैसे तो ये लगून तैयार झाला आहे। अभी तस्वीर में मैं आपको बता सकती हूँ बेटा, देखो ये पूरा समंदरी हिस्सा है, मॉरिशस की तस्वीर है। ओके, देखो चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा नीला नीला दिखाई दे रहा है, मतलब चारों तरफ से पानी है। ओके, और लगून कैसे तैयार होता है बेटा? देखो ये ज़मीन का हिस्सा है, और ये समंदर का ही पानी ज़मीन के हिस्से में अंदर आ जाता है, और एक तरह से तालाब के जैसे कंडीशन हो जाती है, तो इसको बेटा लगून बोला जाता है। ठीक है, लगून निर्माण झाला आहे। अभी नेक्स्ट देखो, तो पोहायला अतिशय सुरक्षित आहे। पोहायला मतलब तैरने के लिए, सुरक्षित आहे मतलब एकदम हिफाजत वाला है, मतलब कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो ऐसे पोहायला अतिशय सुरक्षित आहे। त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदाराणी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो, और उसी वजह से इस लगून में मैं और मेरे छोटे बच्चे बताए गए, मतलब किसके? मुसन्निफ़ के, जिनका नाम भी बेटा यहाँ पे दिया गया है चिराग और दमी, ये उनके बच्चों के नाम है। और एक बच्चा बताया गया बेटा माझी भाची, भाची मतलब भांजी बेटा। ओके, भांजी, जिसका नाम क्या बताया गया है? चंदा रानी।
3 बच्चों के नाम बताए गए, जिसमें से चिराग और दमी लेखक के खुद के बच्चे हैं, और भाची, भाची मतलब भांजी, तो उनकी एक भांजी भी उनके साथ में है जिसका नाम है चंदा रानी। तो इन लोगों के साथ में, इन बच्चों के साथ में लेखक ने क्या किया, यहाँ पे इस लगून में मनसोक्त पोहलो, मतलब एकदम दिल भर के वो वहाँ पे तैरा। तिथे स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलो सर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली, और वहीं पे स्पीड बोट में बैठ के ये लोगों ने इलो सर्फ जो जजीरा है उसको प्रदक्षिणा घातली। प्रदक्षिणा घातली मतलब एक चक्कर लगा दिया। ओके, स्पीड बोट में बैठ के उन्होंने चक्कर लगा दिया। त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंग केले। फिर उसके बाद में बताया गया है कि पैराशूट के मदद से हम लोग ने, मतलब लेखक या लेखक के घर वालों ने पैरासेलिंग किया, मतलब आसमान में उन्होंने सेलिंग की, पैरासेलिंग। देखो यहाँ पे ये भी बताया गया, देखो पैरासेलिंग, ये पैराशूट है। तो इस तरह से बेटा पैरासेलिंग की जाती है समंदर के ऊपर, या आसमान में भी पैरासेलिंग होती है। त्यानंतर दिगंतरातून दर्यातरंगात जाण्याचा क्षण आला, और उसके बाद में दिगंतरातून दर्यातरंगात, मतलब ये दिगंतर आसमान, और दर्यातरंग मतलब ये समंदर की सतह बोला जाता है। ओके, तो उसके बाद में हम लोग शुरुआत में तो हम लोग आसमान में थे, पैरासेलिंग की। फिर उसके बाद में हम लोग कहाँ गए, दरिया तरंग में। दरिया तरंग में मतलब ज़मीन के, सॉरी, पानी के अंदर, दरिया तरंग जिसको बोला जाता है बेटा, पानी के अंदर। दिगंतरातून दर्यातरंगात जाण्याचा क्षण आला, आम्ही ऑक्सीजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो। और लेखक बोल रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के समंदर के पानी में उतर गए। जैसे बेटा यहाँ पे तस्वीर में बताया जा रहा है कि अगर समंदर के अंदर उतरना है तो ऑक्सीजन मास्क लगा के ही उतर सकते हैं। तो उस तरह से बेटा यहाँ पे बताया गया, अंदरूनी हिस्से में इस तरह से बेटा जा सकते हैं। समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टि आणि मत्स्यसृष्टि पाहिली। अभी लेखक बोल रहे हैं कि समंदर के अंदरूनी हिस्से में जाने के बाद वहाँ पे जो जल सृष्टि है, जल सृष्टि मतलब समंदर के अंदर जो भी बेटा जैसे वनस्पति है, पौधे हैं, तो वो, तो सृष्टि मतलब मंजर, ऐसे बताया जाता है कि अंदर का जो भी मंजर है वो देखा। फिर मत्स्य सृष्टि, मत्स्य मतलब बेटा मछलियाँ, है ना, समंदर के अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म की मछलियाँ रहती है, तो वो भी खूबसूरती जो है वो देख लिए। जैसे भी यहाँ पे तस्वीर में बताया गया है बेटा, देखो ये समंदर के सतह पे या समंदर के अंदर जो है, अंदरूनी हिस्से में इस तरह से जो है पौधे होते हैं। ओके, फिर जलचर प्राणी मतलब समंदर के अंदर इस तरह से जो मतलब जलचर जो भी जानदार है बेटा, तो वो इस तरह से रहते हैं, अलग अलग किस्म की मछलियाँ रहती है, तो ये समंदर के अंदर के हिस्से में रहती है। कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे। कोरल ही दिसायला वनस्पति दिसते पण तो जलजीव आहे। अभी कोरल के बारे में बताया गया है बेटा, ये कोरल की तस्वीर है बेटा, ये जो तस्वीर है ना कोरल की है। ओके, तो ये ऐसा लगता है कि दिखने में ये एक तरह से पौधे की जैसे दिखाई देता है, ये वनस्पति के जैसे दिखाई देता है, लेकिन ओरिजिनली ये जलजीव है। जलजीव मतलब पानी के अंदर की एक जानदार चीज़ है, ऐसे बताया गया है। मॉरिशसमधील घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव आहे। मॉरिशस के घर देखना एक ही अलग अनुभव आहे। अनुभव मतलब तजुर्बा है। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। मतलब किसी भी मुल्क का जो घर रहता है या घर के फने तामीर रहती है, तो वो उस देश की, उस मुल्क की जो तहजीब है वो तहजीब का आईना रहता है। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होडीसारखा आहे। मतलब मॉरिशस में जो घर है वो घर कैसे है, होड़ी के जैसे। होड़ी मतलब नाव के जैसे है बेटा। आकृतिबंध मतलब उनकी जो रचना है, ओके, तो वो कैसी है, नाव की जैसे, होड़ी के जैसे है।
जणू आता नांगरलेल्या त्या घरांचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरीत जाणार आहेत असे वाटावे। मतलब ये घर कैसे दिखाई देते हैं, होड़ी के जैसे, मतलब नाव के जैसे दिखते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई नाव ज़मीन के किनारे के ऊपर आ जाती है या पानी के किनारे के ऊपर आ जाती है, तो उसको ना बेटा ज़मीन से अटैच करने के लिए उसको बंधा जाता है बेटा, तो उसको नांगरने ऐसे बोला जाता है बेटा। मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहता है कि वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए या वो औज़ार के ज़रिए उसको कहीं पे अटकाया जाता है। तो अटकाने की वजह से वो जो नाव है पानी के अंदर नहीं जा सकती वापस। जब वो रस्सी उसकी जो है खोलेंगे तभी वो पानी के अंदर जा सकती है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है ये जो घर है तो वो घर नाव के जैसे है, और ऐसा लगता है कि ये किनारे के ऊपर आके रुक गए हैं या रुकाया गया है। और जब कभी भी इसकी जो रस्सी है वो रस्सी खोलेंगे तो ये वापस अपने पानी में चले जाएंगे। तो देखो बेटा आगे तस्वीर भी बताई गई है, देखो ये नाव है। तो जब नाव किनारे के ऊपर आ जाती है तो बेटा इसको ऐसे बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि जो लहरें रहती है बड़ी, तो वो लहरों के सहारे से वापस ये पानी में चले ना जाए, इसके लिए उसको क्या किनारे से बांध के रखते हैं। तो बांधने के लिए बेटा ये औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है। इसको नांगरने ऐसे बोला जाता है। ये औज़ार नांगर ऐसे बोला जाता है बेटा। तो ये औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है मतलब अटकाने के लिए, और इसी के सहारे से ये जो नाव है किनारे के ऊपर जो है यहाँ पे देखो बंधा हुआ है, तो किनारे के ऊपर अटकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ के जो घर है वो कैसे है, होड़ी के जैसे, देखो ये जैसे नाव के जैसे दिखाई दे रहे। तो इसकी तरफ देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये भी ज़मीन पे बंधे हुए हैं, और जैसे इसकी रस्सी खोल देंगे ये भी पानी में चले जाएंगे, ऐसे इसमें वर्णन किया है। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो, मतलब ज़्यादातर के यहाँ पे घर की दीवार जो रहती है ना बेटा, तो उसको सफ़ेद रंग दिया जाता है। पण घरांना हिरवी निळी लाल छपरे असतात, लेकिन घरों पे हरे नीले या लाल छप्पर रहते हैं, लाल रंग के छप्पर रहते हैं। घरातून कांगारूच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात। अभी यहाँ पे घरों में जो खिड़कियाँ रहती है वो कैसे रहती है उसके बारे में बताया गया है। उसको बताया गया है कि कांगारूच्या पिलासारख्या। अभी कांगारू मतलब बेटा जो अफ्रीका खंड है या अफ्रीका बर्रे आज़म है, तो उसका कौमी परिंदा है कांगारू। ओके, तो कांगारू का जो बच्चा रहता है ना बेटा, तो वो उसके पेट में बैठता है। अभी मेरे पास एक तस्वीर भी है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये कांगारू है, और यहाँ पे इसके पेट में इसकी जो झिल्ली रहती है उसके अंदर ये उसका बच्चा बैठता है। ओके, और जब ये उछलते कूदते जाता है तो वो अपने बच्चे के साथ में वो आगे कूदता है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ के जो घर है, देखो ये घर भी बताए गए हैं मॉरिशस के। तो ये घर इस तरह से तामीर की जाती है, और इसकी जो खिड़कियाँ है तो ऐसे लगता है जैसे अभी ये कांगारू के पेट में झिल्ली में उसका बच्चा है, बच्चा आगे झुक के देख रहा है, तो वैसे लगता है कि यहाँ की जो खिड़कियाँ है कांगारू के बच्चे की तरह आगे झुके हुए हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। घरातून कांगारूच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात। घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे परसू असते, मतलब घर के सामने खूबसूरत पेड़ों के या दरख्तों के ऐसे परसू, परसू मतलब बाग रहती है, बगीचा रहता है। त्यामध्ये छोटे से तळे असते, मतलब उसी बगीचे में छोटा सा तालाब भी रहता है, आणि तळ्यात लाल निळी कमळे फुललेली, और उस तालाब में लाल रंग के नीले रंग के कमल के फूल फूले हुए रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। देखो यहाँ पे तस्वीर भी बताई गई है, ये परसू इसको बोला जाता है, बगीचा। ये बगीचे में बेटा बेटा केले का दरख्त भी रहता है, देखो। फिर उसके सामने छोटा सा तालाब भी रहेगा, तालाब में अलग अलग रंग के कमल के फूल भी खिले हुए रहेंगे। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे घर के बारे में खूबसूरती बताई गई है। काही घरे बंद असतात, मतलब कुछ कुछ घर यहाँ पे बंद रहते हैं। डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे। अभी संन्यस्त ऋषि मतलब जैसे कोई साधु संत रहता है बेटा, और जब वो जप तप करता है
तो वो अपनी आंखें मूंद लेता है। ओके, और क्या करता है, भगवान का जैसे अपने ईश्वर का नामस्मरण करता है। तो वैसे यहाँ पे डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात। मतलब कुछ कुछ घर जो है बंद रहते हैं, उनके दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहती है। कोई सन्यासी रहता है, कोई साधु संत रहता है, जिस तरह से अपने आँख मूंद के जप तप करता रहता है, तो वैसे ये घर के दरवाजे खिडकियाँ बंद होती है। पण कुठलेच बंद घर ही कुलूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। तो लेखक बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मुझे घर ऐसा नहीं दिखा कि जो भग्न अवस्थेत, भग्न मतलब एकदम खराब हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है, पुराना हो चुका है। तो ऐसे कोई भी घर वहाँ पे मॉरिशस में पुराना ऐसे नहीं दिखा। हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसल्या नाहीत। लेखक और एक ख़ास बात बताते हैं कि मुझे ऐसे कोई पार्टी मतलब जिसको नोटिस बोर्ड बोला जाता है बेटा, तो ऐसे कोई बोर्ड भी मुझे दिखा नहीं कि जिस बोर्ड पे लिखा है कि ये घर बेचना है, हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देने आहे कि या ये घर भाड़े पे देना है बेटा। तो ऐसे कहीं पे भी कोई बोर्ड लिखा नहीं था मॉरिशस में घरों के बाहर। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। तो इसपे से ये लगता है कि मॉरिशस में रहने वाले जो भी शहरी है तो उनका अपने घरों पे बहुत प्रेम असावे। प्रेम असावे मतलब घरों से अपने बहुत लगाव रहता है। त्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात, त्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते। मतलब जिस देश के या जिस मुल्क के लोग अपने घर पे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो ऐसे मुल्क का जो भवितव्य है, भवितव्य मतलब ज़माने मुस्तकबिल जो है, यकीनन कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब अच्छा, संपन्न रहेगा। तो इस तरह से बेटा बताया गया है। तो ये लेसन जो है बेटा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेसन समझ में आए तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी ज़रूर करो। थैंक यू।